Good morning, student. This is part 2 for chapter 4, that is poverty. We have done so far who are the poor, how are poor identified, and the concept of poverty line and the number of poor in India. Now in this particular video, that is part 2 for chapter 4 poverty, will study causes of poverty. So it is clearly written here, institutional factors firstly. जो गवर्नमेंट का हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, क्रेडिट जो देते हैं, या एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ही हैं. तो पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, इतने अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स. और नो एक्सेस टू हेल्थ केयर, तो अभी हॉस्पिटल्स की बात इंस्टीट्यूशंस में आ गई कि अवेलेबल नहीं है पुअर के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट के तरफ से बात की जा रही है कि सो फार एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंडिया में जो है वो इम्प्रूव नहीं करी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए. देयर इज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया विच लीड्स टू पॉवर्टी अगेन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड द पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको. इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, बट दैट इज इन द फ्यू हैंड्स. तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ये भी गवर्नमेंट की बात होगी. इंस्टीट्यूशन में अगर बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद सोशल फैक्टर्स की बात करें तो सोशल इनइक्वल, समाज की बात करें, सामाजिक फैक्टर्स क्या हैं. सोशल इनक्वालिटी, समाज जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात हम करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती. एक्सक्लूजन मतलब उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं पुअर को. एंड द पॉपुलेशन, अगेन पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि जो हमने देखा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो काम नहीं कर पा रहे हैं. एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया की कंपैरेटिवली टू दीज यूरोपियन नेशंस, से अमेरिका, ये जो डेवलप्ड नेशंस हम कहते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है हमारे से कंपैरेटिवली. ये भी कारण है. उसके बाद इकोनॉमी वाइड बोलें तो अगर इकोनॉमी जिस तरह का बिहेव कर रही है, लो कैपिटल फॉर्मेशन अगर है, इम्प्रूव नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लैक ऑफ डिमांड की बात करें हम, या लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स वी कैन से स्पेसिफिकली. बट इन केस ऑफ इंडिया दीज आर नॉट द फैक्टर्स, बट टू स्टडी वी आर गोइंग थ्रू दिस. हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया में ये पॉवर्टी के ये फैक्टर तो नहीं है. लो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है. वी आर क्रिएटिंग कैपिटल, डिमांड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कह सकते हैं हम, बट वी आर इम्प्रूविंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर. बट स्टिल दिस पॉइंट वी कैन टेक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. नाउ इन डिटेल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. फर्स्ट आपको समझ में आ गया. तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा आपसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में, तो पहला क्या लिखना है आपको? पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट नीड्स को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, तो ये सब पूरा यही कारण है कि पॉपुलेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट हमको फैक्टर समझना है. सेकंड देखिए, पढ़िए इसको. मोस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डू नॉट हैव स्किल्स एंड नॉलेज, क्योंकि वो इकोनॉमिकली थोड़ी बैकवर्ड क्लास थी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. जो सोशल फैक्टर्स में भी हम समझ सकते हैं. तो क्या समझ में आया हमारे को? मोस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डू नॉट हैव स्किल्स एंड नॉलेज टू पार्टिसिपेट इन एमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये आज़ादी से पहले की बात है या हम अभी प्रेजेंटली बात करें तो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है टू इम्प्रूव दीज पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ सोसाइटी. बट स्टिल मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं, हम बात करें तो ट्राइब्स की बात करें या कास्ट की बात करें, तो देयर मे बी द केस वी कैन से दैट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. बट स्टिल इंडिया इज इम्प्रूविंग इन दिस पर्टिकुलर, वी कैन से, द कॉज ऑफ पॉवर्टी. एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अर्बन पुअर आर ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर. ये तो समझ में आ चुका है आपको. रूरल एरिया से आए, विलेजेस से आए, माइग्रेट होके आए हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, who migrated to urban areas in search of employment. ये आपको समझ में आ गया. All these people are not employed by industries. सभी को काम नहीं मिल पाता है. Urban poor are either unemployed or intermittently unemployed. employed का मतलब ये है, या तो unemployed मतलब काम नहीं, बेरोजगार है. intermittently मतलब कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है. इसमें एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे कैजुअल लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं. जैसे फैक्ट्री में भी काम कर रहा है तो डेली वेजर होता है वो, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नो एसेट्स, कुछ उसके पास एसेट नहीं है. एसेट का मतलब हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ लैंड इज ए एसेट, ए हाउस इज ए एसेट, ए शॉप इज ए एसेट. तो इस तरह भी फैक्ट्री इज ए एसेट. वो ऐसा नहीं है, या कैपिटल बोले तो वो भी एसेट है, वो कुछ नहीं है उसके पास.
लिमिटेड स्किल्स हैं, और वो क्योंकि पढ़ा लिखा भी कम है तो स्किल्स भी लिमिटेड हैं, तो ज़्यादातर वो मैनुअल वर्क करते हैं, मजदूरी वाले काम, हेड लोड वर्कर जैसे होते हैं जो मजदूरी करते हैं, हम देखते हैं। एंड नो सरप्लस टू सस्टेन हिम। सरप्लस का मतलब यहाँ ये अगेन कोविड सिचुएशन से कैसे समझ सकते हैं, सरप्लस होता तो उनको माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा, उनके पास सरप्लस ही नहीं था, तो वो हफ्ते भर में वो खाली हो गया और फिर उनको अपने गाँव की तरफ पैदल ही निकलना पड़ा। ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा कारण समझ में आता है इंडिया में, जो क्योंकि फॉर्मल सेक्टर जो है इतना डेवलप नहीं है इंडिया में, इनफॉर्मल सेक्टर है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले में भी क्या है ये, क्योंकि वो लॉ से ड्रिवन नहीं होता है जो ये इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जो फॉर्मल में तो मैंने आपसे लेबर लॉ की जो बात करी थी, तो दे आर एक्सप्लॉयटेड इन इनफॉर्मल सेक्टर, तो हम डिटेल में देखेंगे। हाँ, लेकिन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो समझना पड़ेगा आपको। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। इनकम तो है लेकिन दैट इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। दूसरा जो हमें अभी सबसे बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है अभी, नो ओनरशिप ऑफ लैंड। अभी तो लेकिन दूसरा तो नहीं है, हमने कितने पढ़ लिए, यहाँ पे 4 पढ़ लिए, 5वां कारण है नो ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी हम यहाँ एसेट्स की बात करने, इनकम अर्निंग एसेट्स की। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे जाके एक साइड में। Those who possess land have a better chance to improve their living conditions as most of the people in rural areas are involved in agriculture। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एसेट्स जिनके पास होते हैं, तो यहाँ हमने लैंड एज एन एसेट की बात करी है। अगर लैंड भी है किसी के पास रूरल एरिया में, तो क्या लिखा है, दोज हू पोसेस लैंड हैव अ बेटर चांस टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन। वो अपनी लैंड में अपने वो खेत में मेहनत करेगा और उसके चांसेस ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू द पर्सन हु इज नॉट हैविंग अ पीस ऑफ लैंड, एज मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। दूसरी बात क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैव लेस फर्टाइल लैंड एंड दे डिपेंड ऑन रेन्स फॉर फार्मिंग। ये भी है, अगर लैंड है भी तो दैट इज स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज देयर एंड दैट इज नॉट ऑल्सो नॉट फर्टाइल। तो एसेट की बात हमने दोबारा करी, फर्टाइल भी नहीं है एंड ऑल्सो इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो ये भी कारण हुआ। एंड थर्डली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोज हू पोसेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको ध्यान से सुनो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, इनकम अर्निंग एसेट्स। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, और भी बहुत सारे हैं, जैसे लैंड फॉर एग्रीकल्चर, कैपिटल यानी फंड्स भी हैं, अगेन एसेट फॉर शॉप्स, फैक्ट्रीज, कुछ भी आपके पास एक भी इनमें से है तो एसेट्रा, एंड देयर आर मैनी मोर। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एसेट्स। अगर ये हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इससे आप प्रोडक्शन करेंगे एंड यू कैन अर्न, क्या लिखा है, गुड इनकम देन दोज हु ओनली हैव लेबर टू ट्रेड फॉर सर्वाइवल। जिनके पास सिर्फ लेबर का मतलब सिर्फ मेहनत करने के लिए के अलावा, उनके पास मेहनत का मतलब यहाँ क्या है, लेबर का मतलब यहाँ है कि एसेट नहीं है, हाँ सिर्फ वो मजदूरी करके सर्वाइव करते हैं। तो ये अब आपको समझना है अभी। इनकम अर्निंग एसेट्स, दोज हु आर हैविंग इनकम अर्निंग एसेट्स दे आर बेटर देन दोज हु आर नॉट हैविंग इनकम अर्निंग एसेट्स। एग्जांपल समझ में आ गए, लैंड, फंड्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर आप मजदूरी करोगे सिर्फ, और उसके लिए इतनी पेमेंट मिलेगी नहीं। और कितने हो गए पॉइंट, 4 यहाँ से आए, 5th अभी 6th पॉइंट, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, ब्रिटिश राज। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कौन सा चैप्टर था, इसको याद आ रहा है, चैप्टर 1 या चैप्टर 2? अभी तो मेरे पास आंसर नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहे हैं, बिकॉज फेस टू फेस वी आर नॉट मीटिंग ईच अदर, हम अभी नहीं मिल पा रहे हैं। व्हेन एवर द सिचुएशंस विल इम्प्रूव वी विल मीट एंड विल रिवाइज दीज क्लासेस। लेकिन अभी तो मेरे को बताओ अभी कौन सा, किसको, तो अभी अपनी स्क्रीन पे जवाब दे दो, चैप्टर 1 है चैप्टर 2 है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि चैप्टर 2 तो 47 से 90 के बारे में, 3 है 91 के रिफॉर्म्स, चौथा आ गया इकोनॉमिक चैलेंज, पॉवर्टी। तो ब्रिटिश राज अब याद आ रहा होगा क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये तो था ही, ब्रिटिश इकोनॉमी का नेगेटिव इंपैक्ट था। क्या था उनका यही था, होम कंट्री को उनको फायदा पहुंचाना है, यानी ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना है, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना है। तो उन्होंने क्या करा था, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय ब्रिटिश रूल, हमें हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म किया गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, इंडस्ट्रीज को खत्म करना। थर्डली, इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यार्न, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, और इंपोर्टर हम फिनिश गुड्स के थे, जैसे कॉटन क्लोथ के, उसके लिए हमें हैवी पेमेंट्स करनी पड़ती थी। हम पूरा चैप्टर भी याद आ रहा होगा। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी रूइंड होगी, यानी हमारी खत्म कर दिया उन्होंने। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टैग्नेंट, ये भी याद आ रहा होगा, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, टैक्सेस ज़्यादा लगाते थे। जमींदारी सिस्टम था जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते थे, कोई मेजर्स नहीं लेते थे। मेजर्स तो सब चैप्टर 2 में लिए हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने फिर 50 से 90 के बीच में जो लिए गए, जिसमें आपको कुछ एक दो याद होगा, लैंड सीलिंग लिया,
उसके बाद क्या, द गोल ऑफ ब्रिटिश वाज टू मेक इंडिया मार्केट फॉर चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अभी तो समझ में आ रहा होगा, अब तो कई बार पढ़ लिया। उनका सिर्फ एक ही गोल था, इंडिया को मार्केट बनाना, किसका, गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन का, जिसके लिए पेमेंट लेना था। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाना, उसकी पेमेंट नहीं करना, और इंडिया से फिनिश्ड गुड, इंडिया को फिनिश्ड गुड देना ब्रिटेन की, और वो भी चीप मेड। वो ऐसा नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन हैवी प्राइजेस लेने हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होती गई, वो एक्सप्लॉइट होती गई, और धीरे धीरे हम एक पुअर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ते गए। एंड द लास्ट इज आवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्लंडर्ड, का मतलब होता है लूटना बोलते हैं इसको। नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपने समुद्री जहाज़ों में भर के, नेचुरल रिसोर्स बहुत कुछ हो सकता है, वो आयरन भी हो सकता है, वो कोल भी हो सकता है, वो जो नेचुरल रिसोर्स आप सोच सकते हो जो भी नेचर से मिलता है, वो सब ब्रिटेन ले गए। इसलिए वो आज रिच नेशन है, उनका पाउंड बहुत महंगा है रुपए के कंपैरिजन में। So this is the second part. In the third part, we'll study the poverty alleviation policies and programs, and the government's approach to poverty reduction was of 3 dimension. जो सरकार ने समझा कि 3 तरीकों से, 3 अगर हम एरियाज में काम करेंगे, जैसे पहला क्या है, ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट बढ़ाएंगे। दूसरा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, कुछ हम पॉलिसीज लेके आएंगे, प्रोग्राम्स लेके आएंगे। एंड लास्टली टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान, अगर हम इतना भी दे देंगे तो इस तरह पर सरकार ने, हम डिटेल में इसको देखेंगे पार्ट 3 के अंदर, लेकिन पार्ट 2 यहीं तक है। एंड वी हैव स्टडीड द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन पार्ट 2। कितनी कारण पता लगे आपको? 4, दैट इज पॉपुलेशन, स्किल्स, नॉलेज, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अर्निंग एसेट्स, ब्रिटिश राज। So these are the causes. So we'll continue from this slide in part 3. Thank you.